अगर मैं आपसे कहूं कि 1962 की जंग में मोहम्मद रफ़ी ने हिस्सा लिया था तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 1962 की हिंदुस्तान चीन की जंग में मोहम्मद रफ़ी जो गाना गाते थे उन्होंने भी हिस्सा लिया था। लेकिन कैसे? असल में हुआ ये कि अक्टूबर 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। हिंदुस्तान इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था क्योंकि चीन कोई दुश्मन मुल्क नहीं था। भारत कई साल से उसके साथ दोस्ती का बर्ताव कर रहा था। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाते थे। नेहरू जी माओ जेडोंग के काफ़ी करीबी भी माने जाते थे। ऐसे में जब अचानक से हमला हुआ तो हिंदुस्तान सकते में आ गया, तैयारी नहीं थी। ऐसे में नेहरू जी ने ये कॉल दी, ये देश से कहा कि देश एकजुट हो जाए और पैसा इकट्ठा करे, फौज में भर्तियां बढ़ा दे और सभी लोग जंग के लिए तैयार हो जाएं। ऐसे में जंग की तैयारी कैसे हो? तो सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री से कुछ लोग सामने आए, जिसमें सबसे पहला नाम था मोहम्मद रफ़ी का और साथ में थे महबूब खान और खय्याम। इन्होंने मिलकर नेहरू जी से कहा कि हम ऐसे गाने बनाएंगे जिससे भारत के लोगों में एक नेशनलिज्म का जज्बा तैयार हो सके, यानी कि राष्ट्रवाद का जज्बा तैयार हो सके। एक हफ्ते से भी कम बीता, जानिसार अख्तर से एक गाना लिखवाया गया, वतन की आबरू खतरे में है। काफ़ी मशहूर गाना था। इसकी एक वीडियो भी बनाई गई जिसमें दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार और आपके राजकुमार और कमलजीत थे। दूसरी तरफ एक और गाना तैयार किया गया, आवाज़ दो हम एक हैं। आवाज़ दो हम एक हैं में भी एक वीडियो भी तैयार की गई। महबूब साहब ने करी, खय्याम ने म्यूज़िक दिया और आवाज़ दो हम एक हैं जानिसार अख्तर ने लिखा। जानिसार अख्तर ने ये जो गाना लिखा, इसकी जो वीडियो बनी, इसमें सुनील दत्त थे, राजेंद्र कुमार थे और राजकुमार थे और कमलजीत थे। ये गाना हर एक फिल्म से पहले और वैसे भी थिएटर्स में बजाया जाने लगा। ट्रक चलते थे, ट्रक में डोनेशन मांगे जाते थे भारत की फ़ौज के लिए और भर्ती के लिए लोगों को कहा जाता था, वहाँ पर भी ये गाना बजाया जाता था। और ये सब बहुत जल्दी में हुआ। रफ़ी साहब ने एक हफ्ते के अंदर ये दो गाने प्रोड्यूस करे महबूब के साथ मिलकर, और इनका जो इम्पैक्ट है, इनका जो असर है, वो उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऐसा ही एक ट्रक जिसमें के लोगों से चंदा मांगा जा रहा था, पैसा मांगा जा रहा था, वो शम्मी कपूर और गीता बाली के घर के आगे से गुजरा। गाने बज रहे थे, गीता बाली अपनी बालकनी पर आईं, उन्होंने गाना सुना और कहा जाता है कि गीता बाली की आंखों में आंसू आ गए। गीता बाली वापस गई, शम्मी कपूर से कहा हमें कुछ करना चाहिए, और उन्होंने अपनी ड्रॉर खोली, घर में जितने जेवरात थे, अपने बदन पे जितने जेवरात थे, वो जाकर उस ट्रक में दे दिए। ये एक बहुत मशहूर कहानी है और काफ़ी सुनाई जाती है कि ये इम्पैक्ट था। अब आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में कितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने किस तरीके से इन गानों को सुनकर चंदा दिया। यही काफ़ी नहीं था। मोहम्मद रफ़ी को महसूस हुआ कि सिर्फ बम्बई में रहकर गाने गाना, लोगों को फंड के लिए तैयार करना उनके लिए काफ़ी नहीं है। जिस हिंदुस्तान ने उनको ये मोहब्बत दी है, उस हिंदुस्तान के लिए उनका फ़र्ज़ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। एक स्कीम तैयार की गई। नेहरू से कहा गया, या जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, कि हमें बॉर्डर पर जाना है। सबसे पहला सवाल कि आखिर दिलीप कुमार जो कि फिल्म एक्टर हैं और मोहम्मद रफ़ी जो कि गाना गाते हैं, वो बॉर्डर पर क्या करेंगे? वो जंग तो करेंगे नहीं, और वहाँ पर इतनी कड़ाके की सर्दी होती है, उसमें वो करेंगे क्या? रफ़ी ने कहा कि हम लोग वहाँ पर अपनी फ़ौज की हौसला अफजाई कर सकते हैं। हमें यकीन है कि हमारे गाने सुनकर और हमारे साथ रहकर और दिलीप कुमार के वहाँ पर होने से फ़ौज को यह एहसास होगा कि पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। तैयारी हुई, मोहम्मद रफ़ी और दिलीप कुमार वहाँ गए, कई दिन रहे। ये भी एक अलग बात है कि मोहम्मद रफ़ी वहाँ की सर्दी से एक बार बीमार भी हुए, लेकिन तब भी वो वहाँ पर गाने गाते रहे, वहाँ पर सेना का जो मनोबल होता है उसे बढ़ाते रहे। उनके बारे में दिलीप कुमार साहब ने बाद में लिखा है कि किस तरीके से वहाँ पर जो सिपाही थे और जो अफसर थे, वो मोहम्मद रफ़ी का गाना सुनने के लिए बेचैन रहते थे। मोहम्मद रफ़ी गाना गाते थे और उनमें जोश भर जाया करता था। ये
एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोगों को पता है। और आजकल आप खुद सोचिए कि बॉर्डर पर जंग हो रही हो और यहाँ से फिल्मी सितारे जाएं, उसी बॉर्डर पर फौज के साथ कंधे से कंधा मिला लें। इसके बाद इतना ही काफ़ी नहीं था। जब एक बार सीज फायर हो गया, यानी कि युद्ध विराम हो गया, जंग रुक गई, तो भारत को जो इकोनॉमिक नुकसान हुआ उसके होते हुए, और इसके अलावा ये भी ज़रूरत महसूस की गई कि फ़ौज को अब मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, नए हथियार चाहिए, मिग भी तभी खरीदे गए। तो ऐसे में कहा गया कि फ़ंड अभी और इकट्ठा करना है। 27 जनवरी 1963 दिल्ली में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। इस जलसे की जो एक तरीके से तैयारी थी वो भी महबूब साहब ने ही करी थी। इस जलसे को याद किया जाता है ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आंख में भर लो पानी के लिए, जो प्रदीप साहब ने लिखा और लता मंगेशकर ने गाया और हर जगह आज एक अमर गीत माना जाता है। लेकिन इस ही मौके पर वहाँ पर फंड इकट्ठा करने के लिए मोहम्मद रफ़ी ने 2 गीत गाए थे। 2 गीत उन्होंने गाए थे, किसी और ने 2 गीत नहीं गाए थे, सबने एक गीत गाया था। और एक गाना था शकील बदायूनी का लिखा हुआ, नौशाद साहब का उसमें म्यूजिक था, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये बाद में लीडर फिल्म में भी लिया गया। एक दूसरा गाना था जो कैफी आज़मी साहब ने लिखा था, मदन मोहन का म्यूजिक था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गाना भी बाद में एक फिल्म में इस्तेमाल हुआ। ये एक अलग बात है कि प्रदीप साहब का जो गाना था जो लता मंगेशकर जी ने गाया, ए मेरे वतन के लोगों, वो बाद में कभी भी फिल्म में नहीं आया, लेकिन ये गाने फिल्म में आए। इनका जो एक असर था वो ये था कि ये कहा जाता है कि ए मेरे वतन के लोगों जहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, लेकिन वहीं पर उस भीड़ में जो दूसरा सबसे मकबूल गाना था, या ये कह लीजिए कि ए मेरे वतन के लोगों जब तक नहीं गाया गया उस वक्त तक भी जो सबसे मकबूल गाना था वो अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, यही गाना था जो शकील साहब का लिखा हुआ था। बात बहुत लंबी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें हम उनके गाने के लिए याद रखते हैं, उनकी आर्ट के लिए याद रखते हैं, उन्हें एक तरीके से बहुत से लोग मॉडर्न ज़माने का तानसेन तक कहते हैं, उनकी एक इज़्ज़त करते हैं। उनके सीने में एक हिंदुस्तानी दिल था, हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए, हिंदुस्तानी सरहद के लिए, हिंदुस्तानी आज़ादी के लिए ये दिल धड़का करता था। और इसके लिए वो बॉर्डर पर जाकर कड़ाके की ठंड में दुश्मन की गोलीबारी के बीच में भी रह सकते थे। शुक्रिया।